थे। सुबह के 5 बज रहे थे। अचानक से घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और वो आवाजें इतनी विकराल होती हैं, इतनी तेज होती हैं, घर की दीवारों को चीर रही होती हैं। उन आवाजों को सुन करके जो उस घर के बाकी सदस्य होते हैं, वो सारे सदस्य जब भाग करके मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं, देख करके उन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो लोग भी परेशान होने लगते हैं। वो देखते हैं कि छोटा भाई अपने ही बड़े भाई के ऊपर कुछ हत्या करने की प्रयास कर रहा होता है। ये देख करके सारे लोग उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में उस बड़े भाई को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। छोटा भाई मौके से तो भाग जाता है, पर बड़े भाई को सारे लोग ले जाकर के तुरंत अस्पताल में भर्ती कराते हैं। और जब इस कहानी की सच्चाई, जब इस घटना की सच्चाई लोगों को पता लगती है तो लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक भाई ही अपने भाई की इस तरीके से हत्या करने की कोशिश क्यों करता है, हत्या करने का प्रयास क्यों करता है। तो आइए जानते हैं आज की इस घटना में ऐसा क्या हुआ था। मगर उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से बस वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोलरहा थाना के अंतर्गत नारायणपुर गांव की है, जहां पर एक दंपत्ति रहा करते हैं। एक परिवार में 5 लोग होते हैं, बूढ़े माँ बाप, छोटा बेटा अतीश और बड़ा बेटा सतीश। बड़े बेटे की शादी हो चुकी होती है। परिवार बहुत ही खुशहाल होता है, परिवार में सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है। तभी जब छोटे बेटे के रिश्ते आने लगते हैं, छोटा बेटा भी शादी करने के लायक हो जाता है, तब जो परिवार के बूढ़े माँ बाप होते हैं उन लोग एक विचार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो उनका 2 मंजिला मकान होता है, उसमें से जो ऊपर वाला मंजिला है, उसका जो रूम होता है, उसका जो कमरा होता है, वो अपने बड़े बेटे अतीश को देने की बात करते हैं। और जो बीच वाला फ्लोर होता है, उस बीच वाले फ्लोर में सतीश को शिफ्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि अब सतीश की भी शादी करनी होती है। बेटा ये बात स्वीकार कर लेता है और वो ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी के साथ अपने शादी का सामान लेकर के, अपनी दहेज का सामान लेकर के शिफ्ट हो जाता है। इधर पास के ही गांव में एक लड़की जिसका नाम होता है सरोज के साथ सतीश की शादी फिक्स हो जाती है। 13 अक्टूबर के दिन सतीश दूल्हा बनकर बारात लेकर के सरोज के घर पहुंचता है। बड़े धूमधाम के साथ में उन दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद में सरोज दुल्हन बन करके सतीश के घर आती है। बड़े ही खुश होते हैं, बहुत ही उसके अरमान होते हैं। जैसे कि हर एक पत्नी के अरमान होते हैं, उसी तरीके सरोज के भी अरमान होते हैं। सरोज तो देखने में बहुत ही सुंदर होती है, संस्कारी होती है। जैसे ही उसकी शादी को 2 दिन बीतते हैं, 2 दिन के बाद जो उसके मायके वाले होते हैं वो सरोज के लेने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सरोज के मायके में कोई फंक्शन होता है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि अब कुछ दिन के बाद ही सरोज वापस ससुराल आएगी। तब तक होली आ जाती है और होली के बाद 21 अप्रैल को सरोज के आने की बात फिक्स होती है। इधर जो सरोज का पति सतीश होता है, उसका अपनी पत्नी सरोज के बिन मन नहीं लगा करता। वो उससे बराबर फोन पर बात करता है, उससे संपर्क में रहता है और उससे कहता है कि दिन काटे नहीं कट रहे हैं। वो चाहता है कि कितनी जल्दी वो समय आए जब सरोज दोबारा उसके घर पर आए। इस चीज का उसे बड़ी बेसब्री के साथ में इंतजार होता है। 21 अप्रैल के दिन सतीश अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचता है। पहली बार वो ससुराल जाता है, बड़े ही हाव भाव के साथ उसका स्वागत किया जाता है। वो अपनी पत्नी को लेता है और अपनी पत्नी को लेकर के वो अपने गांव नारायणपुर आ जाता है। जैसे ही शाम का समय होता है, उसकी पत्नी सरोज सबके लिए खाना बनाती है। सारे लोगों को खाना खिलाने के बाद वो अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उसका जो बड़ा भाई अतीश होता है वो अपनी पत्नी के साथ ऊपर छत पे सोने के लिए चला जाता है और सतीश अपनी पत्नी सरोज के साथ नीचे के फ्लोर में कमरे के अंदर सोने के लिए चला जाता है। माता पिता सबसे नीचे सो रहे होते हैं और उसके बाद सतीश और उसकी पत्नी सरोज के बीच में संबंध बनते हैं।
संबंध बनने के बाद में जो सतीश होता है वो अपनी पत्नी सरोज से कहता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, वो बाहर सोने के लिए जा रहा है। अगर हो सके तो उसे अगर इच्छा हो तो वो भी बाहर सोने के लिए जा सकती है। और सरोज बाहर जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि वो थकी हुई है, उसे नींद आ रही है, वो यहीं पर सो लेगी। अब जो सतीश होता है वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके जो बड़े भाई के कमरे के सामने एक सोफा पड़ा होता है, उस सोफे में ही लेट करके सो जाता है। सुबह जैसे ही 5 बजे का वक्त होता है, उसकी भाभी उठती है। उठ करके जब वो नीचे जा रही होती है तो वो देखती है कि सतीश सोफे पर सो रहा है। वो अपने देवर से मजाक करती है और वो कहती है कि आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए, आपको अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए, आखिरकार आप बाहर क्यों सो रहे हैं? कहता है भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, बस गर्मी थी इसलिए वो बाहर सोने के लिए आ गया। पर जैसे ही उसकी भाभी नीचे उतर करके जाती है, उसके थोड़ी ही देर बाद अचानक से ऊपर छत पर चीख पुकार मच जाती है। और वो चीख पुकार इतनी तेज होती है कि उस चीख पुकार को सुन करके घर के सारे लोग, पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे ही घर के लोग ऊपर छत पर चढ़ करके जाते हैं, बूढ़े माँ बाप ऊपर छत पर चढ़ करके जाते हैं, तो देखते हैं कि उनका जो छोटा बेटा सतीश होता है वो अपने ही बड़े भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या करने की प्रयास कर रहा होता है, उसके ऊपर वार कर रहा होता है। ये देख करके उन लोगों के समझ में कुछ आता ही नहीं। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार मामला क्या है। तभी वो अपने छोटे बेटे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से उसे पकड़ते भी हैं। और पकड़ने के बाद में बड़े बेटे अतीश को लेकर के अस्पताल जाते हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पर इतना सब कुछ हो जाता है, पर जो उसकी पत्नी सरोज होती है तब भी वो अपने कमरे से निकल करके बाहर नहीं आती। पर तभी उसकी जो बूढ़ी माँ होती है वो अपनी बहू सरोज के कमरे में जा करके देखती है, तो देख करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, उसकी जो छोटी बहू होती है उसके शरीर पर कुछ कपड़े तो होते हैं और कुछ कपड़े नहीं होते, और वो अपने बेड पर अर्धनग्न अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी होती है। ये देख करके वो लोग डर जाते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं और उनकी चीख सुन करके अब मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर जो उनका छोटा बेटा सतीश होता है वो मौके से भाग चुका होता है। इस चीज की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब लोगों के मुंह से जानती है, सुनती है कि आखिरकार छोटे भाई ने बड़े भाई को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस अब उस छोटे बेटे सतीश को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगती है। कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही घंटों के बाद में पुलिस सतीश को गिरफ्तार भी कर लेती है। और जब सतीश को गिरफ्तार करती है और सतीश से पूछताछ करती है तो सतीश जो सच बताता है वो सच सुन करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, सतीश कहता है कि वो अपने भाई को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसके भाई और उसकी पत्नी के बीच में अवैध संबंध थे। पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार क्या कभी आपने अपनी पत्नी और अपने भाई को एक साथ एक बिस्तर पर एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हुए देखा है? सतीश कहता है कि नहीं, देखा तो नहीं है, पर उसे पूरा विश्वास है कि उसका जो बड़ा भाई है वो उसकी पत्नी सरोज के साथ संबंध बनाता था। पुलिस उससे पूछती है कि आखिरकार जब आपने देखा नहीं है तो आप किस बेहद पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा लांछन अपनी पत्नी और अपने भाई पर कैसे लगा सकते हैं कि उनके बीच में नाजायज रिश्ते थे? तभी जो सतीश होता है वो पुलिस से कहता है कि साहब, उसी रात जिस सुबह उसने अपने भाई के ऊपर हत्या करने का प्रयास किया, उसी रात जब वो अपनी पत्नी के रूम से निकलकर बाहर सोफे पर सो रहा होता है, तभी रात के वक्त उसकी आंख खुलती है। और जैसे ही आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका जो बड़ा भाई अतीश है वो उसकी पत्नी के रूम के सामने से निकल रहा होता है, वो भी केवल अंडरवियर में। उसी समय वो अपने भाई से पूछता भी है कि आखिरकार आप कहां गए थे? तो उसका जो बड़ा भाई अतीश होता है वो उससे कहता है कि उसे प्यास लगी थी इसलिए वो किचन में पानी पीने के लिए गया था। पर उसे विश्वास नहीं होता। वो तुरंत अपनी पत्नी सरोज के कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि सरोज कुछ कपड़ों में ही बिस्तर पर सो रही होती है। उसका कुछ तन तो ढका होता है और कुछ तन खुला होता है। यह देखकर उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बड़े भाई के बीच में नाजायज रिश्ते हैं।
उसके संबंध बनाने के बाद में उसके बड़े भाई ने उसकी पत्नी के साथ में संबंध बनाया है। यह बात उसके दिमाग में बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाती है और वो अपने मन में यह विचार कर लेता है कि आखिरकार जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो अपने भाई और अपनी पत्नी दोनों को मौत के गले लगा देगा और दोनों की हत्या कर देगा। इसी चीज का वो बैठ करके इंतजार करने लगता है और जैसे ही सुबह उसकी जब भाभी छत से उतरकर नीचे चली जाती है तभी वो अपनी पत्नी के रूम पर जाता है और सबसे पहले अपनी पत्नी की, सोते हुए पत्नी की गला दबा करके हत्या कर देता है। और उसके बाद उसका जो भाई होता है, जो छत पर सो रहा होता है, अपने उस भाई के पास में जाता है और धारदार कुल्हाड़ी से अपने भाई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो अपने भाई के ऊपर एक कुल्हाड़ी मारता है उसी समय उसकी नींद खुल जाती है और वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुन करके घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब सतीश ये देखता है कि सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं तभी वो वहीं से फरार हो जाता है, भाग जाता है। इधर घर के लोग सबसे पहले सतीश को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाता है। और जब घर के माता पिता उसके बहू के रूम पर जाते हैं और अपनी बहू को जगाने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतना होने के बाद भी उसकी बहू जो अभी तक सो रही है, तो देखते हैं कि उसकी छोटी बहू जो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे ही यह बात लोगों को पता लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं। लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन जो बड़े ही अरमानों के साथ, बड़े ही सपनों के साथ अपने पति के घर आती है, अपने ससुराल आती है, पर उसकी शादी को मात्र भी 1 से 2 महीने ही हुए थे और वो ज्यादा से ज्यादा अपने ससुराल में 2 से 3 रातें ही गुजारी थी और फिर उसका पति उसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। जैसे ही बात की सूचना सरोज के माता पिता को दी जाती है, उसके मायके वालों को दी जाती है, तब वो लोग भी यही कहते हैं कि उनका जो दामाद है वो पूरी तरह से पागल है, उसके दिमाग में ऐसी गंदगी है, ऐसी सोच है, क्योंकि वो शराब का आदी है, शराब के नशे में रहता है और इसलिए इस तरीके की गंदी बातें उसके दिमाग में हर समय आती रहती है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेजने की तैयारी कर देती है। दोस्तों, मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट उसे क्या सजा देता है, क्या सजा नहीं देता है, ये तो कोर्ट ही तय करेगा। पर दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सबक लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि एक छोटी सी गंदगी, एक छोटे से गलत विचार कैसे एक व्यक्ति अपने ही हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख देता है, बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।